तैयार हो जाइए हफ्ते के आखिरी दिन के दमदार एक्शन के लिए। सेंचुरी मारने के मूड में फिर से एसजीएक्स निफ्टी और एक और मजबूत और दमदार शुरुआत के संकेत। उसके बाद क्या हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, क्या ऊपरी स्तरों से आएगी मुनाफा वसूली या फिर ये हफ्ता पूरा का पूरा तेजी के नाम रहेगा? क्या करें आज के सेशन की तैयारी और अगले हफ्ते के लिए क्या होंगे ट्रिगर्स, इस पर रहेगा फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, शुगर और अन्य कमोडिटीज की मिठास तो बनी हुई है, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। और साथ ही एक बार फिर से लगातार 5वें दिन सर मजबूत ग्लोबल क्यूज आते हुए देख रहे हैं, तो बताएं आज के ट्रिगर्स आपको क्या कह रहे हैं? आज के ट्रिगर्स दीप दमदार है, शानदार है। ग्लोबल मार्केट से अमेरिका में 300 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखी डाउ में। और आपको याद होगा कल हम यही बात कर रहे थे कि 4 दिनों की तेज बिकवाली के बाद पूरी संभावना इस बात की भी बनती कि अब नेस्डेक पर बिकवाली थमे, थोड़ी रिकवरी आए, चाहे उसे आप तकनीकी रिकवरी कहते हैं, जो भी कहते हैं। हरे निशान में हाफ सेंचुरी मारकर नेस्डेक भी बंद हुआ, लेकिन डाउ ने लगाया है दूसरे दिन नया रिकॉर्ड। लाइफ टाइम हाई पर है अमेरिकी बाजार। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? हीरो मोटर ने अनुमान से बहुत ही बेहतरीन नतीजे पेश किए। कल जो ऑटो शेयरों में रफ्तार थी उसका पूरा लीडरशिप जो हीरो मोटर से आया वो एकदम सही सटीक साबित होता दिखा। लेकिन टाटा कंज्यूमर्स ने किया है निराश। एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे उतने दमदार नहीं हो रहे जितना बाजार देखना चाहता है। आज है एचडीएफसी लिमिटेड और अल्ट्राटेक के नतीजे और साथ ही 3 वायदा कारोबार की कंपनियां भी। कोरोना को लेकर अगर आप देखेंगे तो इस बाजार की तेजी को में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहां पर हालत बद से बदतर होते देख रहे हैं और बहुत ही मुश्किल वक्त है इस वक्त देश के लिए। एक और नया रिकॉर्ड जो आप देखना सुनना नहीं चाहते लेकिन है हकीकत, 4,14,000 अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा एक दिन का कोरोना के मरीजों का आपके सामने आया है। ये चिंता की बात जरूर है दीप। बिल्कुल, तो कोरोना के मामलों की तो चिंता है ही सर, पर हम देख रहे हैं कि लगातार बाजार ने एटलीस्ट इसे नजरअंदाज कराया। और 2-3 ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। पर एक बार जरा ग्लोबल एक्शन पर एक बार फिर से आपकी राय जानना चाहूंगा। एसजीएक्स निफ्टी दमदार तेजी दिखाता हुआ 14,900 के करीब, अमेरिकी बाजारों में नए रिकॉर्ड, बढ़िया ग्लोबल एक्शन दिख रहा है सर एक बार फिर से? दीप, एक सिंपल चीज बताऊं, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती का अंदाजा आपको लगाना ना एक चीज से लगा लीजिए। फर्ज करें कि हमारे यहाँ हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आकर कहें कि भाई देखो हमारी इकोनॉमी जरूरत से ज्यादा भाग रही है, जो रिजल्ट आ रहे हैं कंपनी के ये थोड़ी मतलब ओवर हीटिंग वाले संकेत है, और अब हमारे भी यहाँ भी जो ब्याज दरें एकदम लाइफ टाइम लो के आसपास चल रही है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। सोचो हमारे बाजार कितना गिरेंगे, और गिरेंगे तो गिरेंगे। और बाद में वित्त मंत्री ये भी कहे देखिए एक मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, क्या उसके बाद भी हमारे बाजार बढ़ सकते हैं? आपका जवाब होगा ना, संभव ही नहीं है। एक बार उन्होंने जो बोला वो दिल से बोला, दूसरी बात जब करेक्ट करते तो दिमाग से करते, अरे मुझे बोलना नहीं चाहता बोल दिया। अब ऐसी अमेरिका की वित्त मंत्री है, निर्मला जी की जगह वहां है जेनेट येलन, ठीक है, उन्होंने यही बोला 2 दिन पहले और उसके बाद उन्होंने करेक्ट किया। और अमेरिकी बाजारों ने जो उन्होंने बोला उस पर भरोसा नहीं किया, जो दिल से बोला था, जो दिमाग से बोला उस पर भरोसा किया। अगर वहां की फाइनेंस मिनिस्टर ये कहे कि इकोनॉमी ओवर हीटिंग में जा रही है, उसके बावजूद बाजार गिरे ना, तुरंत रिकवर हो जाए और 2 दिन तक लाइफ हाई बनाए, करेक्ट, ये अमेरिकी बाजारों की मजबूती दिखाता है। ये पूरा बताने के पीछे मेरा मकसद ये क्या ताकत है ग्लोबल मार्केट्स में, गजब की स्ट्रेंथ है अमेरिकी बाजारों में। नेस्डेक तो ठीक है, चलिए कल हम सोच ही रहे थे कि थोड़ा बढ़ जाएगा, 4 दिनों से गिरने के बाद कितना गिरेगा भाई, और अल्टीमेटली डाउन रिकॉर्ड हाई बना रहा है तो इसको तो वापस आना ही ऊपर। सो पॉइंट ये है दीप कि ग्लोबल मार्केट्स में इतना तगड़ा मोमेंटम है कि छोटी मोटी कमजोरी आती है, गिरावट आती है, कोई खबर ऐसी आती है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाए तो लेने के लिए तैयार बैठे हैं लोग, खरीदने के लिए। इतना अच्छा पैसा है, अभी भी लिक्विडिटी तो भरपूर है, ब्याज दरें अभी भी नीचे है। अब आप देखिए, जो एकमात्र चिंता इस साल अभी तक शुरुआत के 3-4 महीनों में जो अमेरिकी बाजारों को लेकर रही वो बॉन्ड यील्ड बढ़ने की है ना, कि वो 1.40 1.45 से बढ़कर 1.65 1.70 तक पहुंचे, 1.75 तक पहुंचे, वापस अभी 1.60 के आसपास। अब तो वो चिंता भी नहीं है, और जेनेट येलन के बोलने के बाद भी बॉन्ड यील्ड नहीं बढ़ते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ और सोच रही है, बाजार कुछ और सोच रहा है, और हमें क्या सोचना है, हमें क्या देखना है? हमें तो वो करना है जो बाजार का है। क्योंकि अगर आप बाजार के अगेंस्ट, कोई काफी लोग अब जैसे हमारे मार्केट को लेकर भी कहते हैं, जो आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कोरोना और मार्केट के करेक्शन को लेकर, लेकिन पॉइंट सिंपल ये है कि अल्टीमेटली बाजार ने अपनी कलेक्टिव विजडम में, सबकी सामूहिक सोच जिसे कहते हैं, सामूहिक बुद्धि में, बाजार ये समझता है कि हमें ओवर हीटिंग पसंद है, बाजार ये समझता है कि हमें कंपनियों के अच्छे नतीजे पसंद है, बाजार ये समझता है कि बेरोजगारी के आंकड़े जितने कम हो उतना बेहतर, बाजार ये समझता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़कर आए अमेरिका में तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो फिर आप और हम कौन है जो ये डिसाइड करें कि नहीं 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 नहीं
नहीं बढ़ना चाहिए। सो पॉइंट एकदम सिंपल है, ग्लोबल मार्केट्स बेहद स्ट्रांग फुटिंग पर है और वहां से जो सपोर्ट आता दिख रहा है वो काबिल तारीफ है। इसलिए आज की मजबूत शुरुआत की एक बड़ी क्रेडिट, सबसे बड़ी तो नहीं कहूंगा, एक बड़ी क्रेडिट अमेरिका को। जी दीप। बिल्कुल सर, और हम देख रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट्स में तो लगातार बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। पर सर साथ ही एक और एक्शन यहां पर जो हमें दिखा है, फाइनली एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी लौटी है और अच्छी खरीदारी का फिगर आते हुए दिखा है। वहां पर क्या फोकस करें सर? एक्सपेक्टेड है दीप, मुझे तो पता था और लग भी रहा था कि आना चाहिए। 1223 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी की है, लेकिन वायदा कारोबार में अब भी वो खरीदारी नहीं हुई जो मैं देखना चाहता हूं। इसे आप पॉजिटिव भी देख सकते हैं, नेगेटिव भी। पॉजिटिव साइड पर यह कि कैश मार्केट में खरीदना शुरू किया है और स्टॉक फ्यूचर्स भी उन्होंने बेचे नहीं है, 18 करोड़ की सही, लेकिन खरीदे हैं। तो इसका मतलब यह कि अब एफआईज को भी समझ में आ रहा है। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं 4 दिनों से दीप, कि भाई कितना बेचोगे। अच्छा, या तो आपको है ना मार्च 2020 लग रहा है, तब तो अलग बात है। मार्च 2020 तो किसी को दिख नहीं रहा, तो फिर आप बेच के कितना बेचेंगे? अल्टीमेटली आप 50-51% एफआईज के इंडेक्स लॉन्ग पर आ गए। मैं आपको बताऊं, एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी 51% की लोअर साइड पर है। इससे नीचे जाएंगे नहीं अनलेस कि उनको बहुत बड़ी गिरावट दिख रही है कि 13,500 के आसपास कहीं 14,000 तोड़ के नीचे आ जाए। वो अगर व्यू है और वो व्यू सही हो, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम सी प्रॉब्लम क्या है, 13,500 14,000 तोड़ने की बात आप कब करते हैं? आप 14,000 तोड़ने की बात कभी भी 14,500 के ऊपर नहीं करते हैं। आप 14,000 तोड़ने की बात तब करते हैं जब आप 14,200, 14,300, 14,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। कम से कम 14,400। जब तक आप 14,400, 300 के ऊपर हैं तब तक तो आपको कभी याद ही नहीं आता कि 14,000 और 13,500 भी हो सकता है। सो एफआईज अगर ये सोच रहे हैं कि 13,000, 13,500 हो सकता है, तो कम से कम अभी तो नहीं दिख रहा। किसी दिन 14,200 के नीचे की क्लोजिंग हो या 14,300 के नीचे की क्लोजिंग हो तो शायद वो रिस्क खुले। तो और दिक्कत क्या है कि एफआईज की सोच भले ही बहुत ज्यादा खरीदारी की ना हो, लेकिन अगर आप ये कोई ऐसी खबर आ जाए जिसकी वजह से बाजार को बहुत नीचे जाना पड़े, लेकिन उस वक्त आप ऑलरेडी 14,900, 15,000 पर हैं, तो फिर क्या आप 14,200 तोड़ देंगे, 14,800, 14,300 तोड़ देंगे और उसके नीचे बंद होंगे? और उसका जवाब होगा ना। तो आप किस लेवल पर हैं? अगर 14,300, 400 के आसपास पर कोई बहुत बुरी खबर आ जाए कि भाई नेशन वाइड लॉकडाउन हो रहा है, फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा हो रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 14,300 पर आया वो एकदम नया पूरा लॉकडाउन, सब कुछ बंद पिछले साल जैसा, तो आप 14,200 तोड़ देंगे, 14,000 तोड़ देंगे, वहां पहुंच जाएंगे, वो एक रिस्क है। 14,900, 15,000 पे आए कि नेशन वाइड लॉकडाउन फर्ज करे इस वीकेंड पर, नहीं आएगा ना, भगवान करे ऐसा हो। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसे सीरियसली ना सोच लें। लेकिन तो क्या आप वो तोड़ेंगे? जी नहीं। सो पॉइंट ये है कि आप किस लेवल पर हैं और किस लेवल पर कोई खराब खबर का आपको अंदाजा है, अगर एफआईज को है तो। अगर एफआईज कंपनियों की कमाई के दम पर बेच रहे हैं तब तो वो कोई बुद्धिमानी का काम नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट बहुत तगड़े आ रहे हैं, इससे बढ़िया आ नहीं सकते। दूसरी बात, स्टॉक्स ऊपर से करेक्ट हो चुके हैं, निफ्टी ऊपर से 7-8-10% नीचे था, तो करेक्शन आपको एक अच्छा दिखा चुका है लाइफ टाइम हाई से। सो ऐसे में अगर आपको कोरोना का डर है, कोरोना की वजह से आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो फिर आपके लिए अभी तक मुझे लगता है कि वो संकेत नहीं आए कि बाजार ब्रेकडाउन दे दे। और ऐसे में अगर आप पहले से ओवरसोल्ड होकर बैठ जाएंगे तो एक लिमिट पर आकर आपको खरीदारी करनी पड़ेगी, और वो लिमिट 50-52% की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में एफआईज की है। वर्स्ट केस सिनेरियो में 40-42% तक जाते हैं, जो पिछले साल 2 महीने हुआ, उसके अलावा कभी हुआ नहीं। सो मेरा ये समझना है एफआईज की बिकवाली यहां रुकेगी, और इस वक्त बाजार को एफआईज की खरीदारी आ जाए, मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आप डॉलर नहीं ला सकते, ले जाइए मत, बाकी हम मैनेज कर लेंगे, ये हमारे ट्रेडर्स सोच रहे हैं। और इस बार ये पूरे 500 पॉइंट की जो वापस नीचे से रनअप मिली है दीप, इसमें पैसा ट्रेडर्स ने जमकर कमाया है, क्योंकि लोकल फंड्स ठंडे बैठे थे, बहुत ज्यादा खरीदा नहीं, एफआईज लगातार बेचे थे, तो फिर खरीदा किसने? बाजार ऊपर आया कैसे? तो एचएनआई इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चलाने वाले ब्रोकर्स, सारी रिकवरी की इस रिकवरी की क्रेडिट उनको जाती है। तो मेरा ये समझना है आंकड़े कल के जो आए वो एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है कि चलिए एफआईज ने बिकवाली रोकी है, खरीदारी शुरू की है, 1223 करोड़ की खरीदारी, मोस्ट वेलकम। इंडेक्स फ्यूचर सिर्फ 250 करोड़ के बेचे हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो और इंडेक्स में भी आप देखिए कुछ शॉर्ट कवरिंग किए, कुछ लॉन्ग पोजीशन बनाई, तो ओवरऑल एफआईज के आंकड़े इन दिनों के सबसे बढ़िया या सबसे कम खराब कह सकते हैं ये है। और घरेलू फंड ने सामने 633 करोड़ की बिकवाली की, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ग्लोबल मार्केट्स के साथ आज की तेजी के लिए 60% एफआईज की खरीदारी, 40% ग्लोबल मार्केट्स, ये कॉम्बिनेशन 100% तेजी 75 पॉइंट की एसजीएक्स निफ्टी पर। जी दीप।
बिल्कुल सर, और ट्रेडर्स ये सुनकर बेहद खुश होंगे, और दो बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स आज के ट्रेड के लिए। पर सर, एक स्पेस जो आपने पिछले महीने से आइडेंटिफाई करी थी और लगातार वहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है, कैश स्टॉक्स, और उसमें से भी कमोडिटी स्पेसिफिक स्टॉक्स, शुगर हो, मेटल्स हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटीज हो, अब टेक्सटाइल्स की भी आप बात करें, लगातार यहां पर तो अच्छी खबरें आती हुई दिख रही हैं। इस एक्शन के बारे में बताएं, और स्पेशली जो आज शुगर के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है सुबह में। दीप, ये रहेगा। और मैं तो आपको कल परसों में आपने देखा ही है कि मैं तो इस अप्रैल और मई के महीने को मैंने जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के नाम रखा था उसको एक्सटेंड करके मैं जून तक भी ले जा रहा हूं, और वजह भी मैंने आपको कल डिस्क्लोज कर दी कि क्यों मैं इतना मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे बुलिश हूं। आज भी आप देखना, अभी वरिंदर आएंगे आपको बताएंगे रिजल्ट्स के बारे में। ऐसी मिड कैप कंपनियां 5-5 गुना 10-10 गुना प्रॉफिट कर रही है पिछले साल के मुकाबले में, और ऐसे ही नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं कि ये प्रॉफिट वन टाइम है, नो डाउट आप हर क्वार्टर में 10-10 गुना नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो प्रॉफिट आ रहा है वो ये बता रहा है कि ये एक क्वार्टर वाला मामला नहीं है। और ये तो हमारा नसीब खराब है कि वापस कोरोना की दूसरी लहर इतनी तेज आ गई, नहीं तो जो आपको तेजी दिखती और जो आपको नतीजे दिखते आप सोच भी नहीं सकते। इंडेक्स दबा हुआ है तो दूसरे फैक्टर्स भी हैं, लेकिन मिड कैप्स में क्या, अगर कोई कंपनी कमा रही है, कोई प्रमोटर अपने स्टॉक खरीद रहा है, बुलिश है, तो मिड कैप शेयर तो चलेंगे, उनका इंडेक्स से एक लिमिट से ज्यादा लेना देना नहीं होता। और यही वजह कि मुझे लगता है अब भी बहुत तेजी, और कमोडिटीज में स्पेशली सॉफ्ट कमोडिटीज में भी दो स्पेस लगातार मुझे पसंद है अभी भी। आज भी देखिए शुगर, क्या गजब, शुगर के दाम ऐसे भाग रहे हैं कि पूछे मत। इस हफ्ते भी दाम 5-6% शुगर के इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह से ब्राजील में 7-8 मिलियन टन का प्रोडक्शन कम हो गया, थाईलैंड में प्रोडक्शन कम हो गया, 14 मेट्रिक टन की जो ये शॉर्टेज है ग्लोबल में, और हमारे यहाँ 4 मेट्रिक टन की जो एक्सेस चीनी है, अगर समझो वो हम एक्सपोर्ट भी कर दें तब भी 10 मेट्रिक टन का जो शॉर्टफॉल है चीनी का, वो कहां से आएगा। और इंडियन कंपनी के लिए एक्सपोर्ट का बहुत बढ़िया मौका खुलता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है शुगर स्टॉक्स 1-2 दिन हो गए इनको ब्रीदर लेके, ठंडे हो गए, इससे ज्यादा इनमें करेक्शन है नहीं। और कल आप देखिए आखिरी 1-2 घंटे में या सेकंड हाफ में फिर से निचले समूह से शुगर शेयरों में वापस रिकवरी आती है दिखिए, तो शुगर कंपनियों के लिए आज बड़ा दिन हो सकता है। आज शुगर शेयर वापस से एक्शन में रह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शुगर कंपनियों के लिए जो एक्सपोर्ट्स के मौके बनेंगे वो बहुत ही जबरदस्त बनेंगे। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शुगर कंपनियां और जिनके पास बड़ा इन्वेंट्री पड़ा है, पुराना माल पड़ा, उनको बड़ा फायदा होगा। एक और स्पेस है मेटल्स की। टाटा स्टील के नतीजे आपने देखे, सेल के नतीजे देखेगा आप दंग रह जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूं। मिड कैप मेटल स्पेस में अभी भी तेजी है, यहां मौके बनेंगे। सॉफ्ट कमोडिटीज में जिसमें सोया हो गया, कॉर्न, मकई हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई, यान हो गया, ये सारे इतने जबरदस्त अप ट्रेंड में है ग्लोबली कि इन शेयरों में अभी भी तेजी रहेगी। टेक्सटाइल शेयर चलेंगे, देखिए फर्टिलाइजर शेयर की हम बात करें तो 2 दिनों में फर्टिलाइजर शेयर चल गए, टेक्सटाइल शेयर चुनिंदा चलना शुरू हो चुके हैं। तो ये जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं ये बड़ा एक्शन दिखाएंगे ही। दीप, मुझे लगता है अभी भी यहां पर आपको सेलेक्टिवली अच्छी बैलेंस शीट वालों पर फोकस करना चाहिए, बहुत मौके मिलेंगे दीप। बिल्कुल, तो बहुत मौके मिलने वाले हैं, और अनिल जी तो रोज आपके लिए बेहतरीन कैश स्टॉक्स, कैश स्पेस में नए सेक्टर्स आपके लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पर एक्शन बनेगा। तो एक बार फिर से कैश मार्केट्स पर आपको रखनी है नजर रखनी। सर, आज के बाजार के एक्शन पर भी नई वीकली एक्सपायरी शुरू हो रही है, वीकेंड सेशन है, और ये एक बार फिर से 4 दिनों की ही एक्सपायरी रहेगी। बताएं सर, आज के संकेत क्या कह रहे हैं आपको? आज के संकेतों के पहले दीप, एक चूंकि वीकेंड सेशन है और अगले हफ्ते गुरुवार को एक्सपायरी, एक कमेंट में कोरोना से रिलेटेड भी करना चाहता हूं। वीकेंड सेशन पे एक खास बात ध्यान रखने वाली होती है आमतौर पर, वो ये कि सोमवार को लेकर डर हमेशा रहता है आपके मन में, और डर ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सोमवार सुबह जब हम आए तो कुछ ऐसा खराब सुनने को मिले। और आमतौर पर अगर सरकार को कोई प्रतिबंध बढ़ाने हैं, लॉकडाउन बिना बोले लॉकडाउन लगाना है, लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल किए बगैर उस तरह के प्रतिबंध लाने हैं, तो उसके लिए आमतौर पर शुक्रवार को चुना जाता है, वीकेंड को चुना जाता है कि चलो ये इस दिन से करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और आमतौर पर शनिवार रविवार को सारी स्टेट्स ये प्रीफर करते हैं कि लोग घर में रहें, कि वो दिन काम करने के लिए आज से इतने अहम नहीं होते। आप ये पूरा हफ्ता ब्रॉडली अच्छी तेजी दिखा चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है।
अब आज वीकेंड सेशन है, वीकेंड सेशन में नो डाउट अभी आपको ग्लोबल मार्केट्स का डर नहीं है, हालांकि डाउ फ्यूचर्स भी बड़े फ्लैट्स हैं। मेरा ये समझना है कि आज ऊपर के लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, और क्यों आनी चाहिए वो मैं बताता हूँ। एक, पूरे 4-5 दिन आप बहुत मजबूती के साथ बढ़ चुके हैं, मतलब आप देखिए नॉन स्टॉप आपके एक बढ़िया तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो एक तो चीज ये है कि आप 14,400 के आसपास का लो बनाकर आप 14,900 के आसपास पहुंचे, तो 500 पॉइंट आप 3 सेशन में, 4 सेशन में ही 500 पॉइंट बढ़ गए, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहां आना लाजमी है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग की जो जगह है जनरली 14,850 से 15,050 या 200 पॉइंट की रेंज में कहीं कहीं बाजार टॉप बनाकर वापस नीचे की तरफ आता है, तो वहां इस रेंज में ऊपर की तरफ आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आज एक बार करनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा नहीं आया, हो सकता है सोमवार को गैप से फिर ऊपर खुल जाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन वीकेंड सेशन पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर में करना लाजमी, पहला रीजन वो। दूसरा रीजन है कि जो अब तक कल तक आपको शॉर्ट का बड़ा सहारा मिला था, अब आज नई सीरीज की शुरुआत है तो शॉर्ट्स तो उतने हैं नहीं, वीकली मंथली सीरीज को छोड़ दीजिए, वीकली सीरीज में इतने शॉर्ट्स है नहीं, तो शॉर्ट कवरिंग का आपको सहारा नहीं है, आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए। अब फ्रेश खरीदारी आज सेकंड डे वापस से एफआईज की आएगी नहीं आएगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि कल उन्होंने हो सकता है कैश मार्केट में जो खरीदा हो मजबूरी में खरीदा हो कि भाई चलो अब हम बहुत दिनों से शॉर्ट हैं, बहुत दिनों से नहीं खरीद रहे, लेना पड़ेगा। तो आज का सेशन मुझे लगता है एक बार बड़े गैप से खुलने के बाद ऊपर के लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, उसकी तैयारी रखनी चाहिए। तो दो तरीके से आप कर सकते हैं, आपकी अच्छी एंट्री हुई है, ऊपर का बढ़िया लेवल मिला आपको, प्रॉफिट बुक करिए, और वो लेवल मतलब सबसे बेस्ट लेवल प्रॉफिट बुक करने के लिए 14,875 के ऊपर के हैं। अगर वो लेवल्स मिले 14,875, 14,900 बहुत हो गया, तो 15,000 वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन 14,875, 14,900 एक बढ़िया लेवल है जहां आप प्रॉफिट बुक करके फिर इंतजार करें, वापस 14,800, 825, 775 के आसपास मिले फिर से एंट्री कीजिए, या तो वो कर लें या फिर इंतजार करें कि जब भी मौका देगा वापस एक दिन के दौरान बाजार नीचे की तरफ, तब हम एंट्री करेंगे। तो ओवरऑल मेरा मानना ये है कि है मजबूती वाला सेशन, बहुत गैप से भी खुल रहे हैं, तेजी के मूड में भी है। स्टॉक स्पेसिफिक आप वहां पर भी तेजी करें, भले गैप से खुलने के बाद, जहां आपको लगता है ये स्टॉक यहां से भी ब्रेकआउट दे रहे हैं, अच्छा वॉल्यूम है, अच्छी खबरें है, वहां इश्यू नहीं है। इंडेक्स में बड़ा गैप मिलेगा तो हम खरीदेंगे नहीं, वहां प्रॉफिट बुक करके फिर इंतजार करेंगे। तो ये एक चेंज है पिछले 4 दिनों की स्ट्रेटेजी में आज के लिए, कि इंडेक्स में अब ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग की रेंज आ रही है और वहां पर प्रॉफिट बुक करके फिर से एंट्री करेंगे दीप। ये एक बड़ा बदलाव है कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए। बिल्कुल सर, तो नजर रखेंगे और ऊपरी स्तरों पर स्पेशली शायद प्रॉफिट बुकिंग के आपको इंतजार भी करना चाहिए। बताएं सर, फिर आज के संकेत कैसे देखें, कौन से लेवल्स पर आपकी नजर है आज? हाँ, तो बस मैं वो बताऊं आपको, इससे पहले एक चीज और बता दूं दीप की, जनरली हम ये कहते हैं ना कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। वैसे मार्केट में भी आपके लिए ये है कि कोरोना से डरना नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुक करना है। तो मतलब कोरोना की वजह से शॉर्ट नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करना है। दो ये फर्क है, ये ध्यान रखें। मार्केट के बाहर कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मार्केट में कोरोना की वजह से शॉर्ट नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करना है, जहां भी आपको मामला ढीला होता दिखे। ग्लोबल संकेत आज बेहद पॉजिटिव, एफआईज के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, बदले हैं ये। घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल से नेगेटिव है, थोड़ा नीचे। वायदा कारोबार के संकेत अब तक पॉजिटिव थे, आज न्यूट्रल हो गए हैं, थोड़ा ये उतने मजबूत नहीं है। सेंटीमेंट न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हल्का सा पॉजिटिव साइड पर। ट्रेंड मेरे लिए न्यूट्रल है, अगर आज 14,800 के ऊपर की क्लोजिंग देंगे तो ट्रेंड को हम बना देंगे पॉजिटिव। अब आइए दिन का सपोर्ट जोन 14,600, 14,635, 35, ये आज दिन के लिए सपोर्ट जोन है, और इसके नीचे वैसे तो जाने नहीं चाहिए, लेकिन वीकेंड सेशन है, तैयारी रखें। 14,450, 14,500 मजबूत स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके लिए निफ्टी पर, माफ कीजिएगा। और निफ्टी पे हायर जोन 14,775, 14,825 ऊपरी रेंज, इसके पार निकलने के बाद 14,875, 14,900 प्रॉफिट बुकिंग जोन है, वहां प्रॉफिट बुक करके इंतजार करें करेक्शन का। बैंक निफ्टी, ये क्या हुआ दीप, अभी थोड़ा सा बोला कि ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, सिंगापुर में चालू हो गई, 80 पॉइंट वाला 45 पॉइंट रह गया एसजीएक्स निफ्टी। आप भी देख रहे हैं सर लग रहा है सिंगापुर वाले भी अब बस जी बिजनेस में ट्यून्ड है, जैसे अनिल जी बोलते हैं कि आज थोड़ा मुनाफा वसूली कर दीजिए, उन्होंने पहले ही काम कर दिया। मुझे ऐसा लगता है अब जब भी अभी तो खैर आजकल तो टीआरपी वगैरह सब बंद है, अब की बार जब टीआरपी वापस शुरू है तो कुछ मीटर्स तो है ना हिंदुस्तान के बाहर भी लगने चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे दर्शक सिंगापुर में है, गल्फ कंट्रीज में दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन, बहुत लोग हैं जो बिजनेस देखते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
अमेरिका, लंदन, मतलब थोड़े ग्लोबल टीआरपी मीटर्स भी होने चाहिए ताकि सही टीआरपी का अंदाजा लगे कि कहाँ कहाँ कितना देखा जा रहा है। ये मजाक की बात है एनीवे, लेकिन कोइंसिडेंस है कि हम बात कर रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा नीचे आया, लेकिन पॉइंट ये है कि थोड़ा ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग की जो राय है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी 32,275, 32,575 ये आपके लिए दिन का सपोर्ट जोन है। 31,725, 31,900 ये बहुत मजबूत बाय जोन है। वैसे आ नहीं रहा इस रेंज में, अगर आए तो छोड़ना मत, ले ही लेना। 33,300, 33,450 ये ऊपरी रेंज है। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 33,000 के ऊपर खुलेगा बैंक निफ्टी, इसलिए 33,300, 33,450 आपकी ऊपरी रेंज है। प्रॉफिट बुकिंग जोन 33,625, 33,725 अगर बढ़कर भागकर वहां तक पहुंच जाए प्रॉफिट बुक कीजिए। ये आपके लिए आज के बड़े जोन है डीप लेवल्स के लिए आज से। बिल्कुल सर, तो बड़े जोन मिल गए और किन लेवल्स पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है ये भी आपने समझा दिया। दिन के लिए कौन सी रेंज देख रहे हैं आप सर? निफ्टी पर 14,635, 14,775 दिन की छोटी रेंज है। 14,600, 14,815, 825 ये दिन की मीडियम रेंज है। और 14,500, 14,890 या 14,900 समझ ले, जो भी आपको ठीक लगे। 14,890 मैंने प्रिसाइजली दिया है, ये आपके लिए दिन की बड़ी रेंज। बैंक निफ्टी 32,575, 33,175 मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 33,000 के आसपास खुलने चाहिए, तो उसके बाद मैं 33,175 की रेंज दे रहा हूं ऊपर की तरफ। 32,275, 33,450 मीडियम रेंज है। और 32,075, 33,725 ये आज की बड़ी रेंज मानकर चलें। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन हम डिस्कस कर ही चुके हैं। 52% से और 1% घटी, 51%। आगे पीछे खरीदारी और आएगी ही। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़ गया है, अब ओवरसोल्ड नहीं रहा 1.04 से 1.30, तो एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग आपको बढ़ते हुए पुट कॉल रेशियो में नजर आएगी। 25 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो इसी वजह से बढ़ा है, तो अब उतने शॉर्ट्स बाजार में बचे नहीं जो मुझे पिछले 3 दिन से भयंकर कॉन्फिडेंस दे रहे थे खरीदारी की तरफ। इंडिया विक्स कोई चेंज नहीं, 22 के आसपास ये आपके लिए। अगर आपकी एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन है, एक ही स्टॉप लॉस दूंगा दीप, और वो छोटा 14,600। इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी यही आपको स्टॉप लॉस रखना है। और बैंक निफ्टी पर भी छोटा ही दूंगा 32,450 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। शॉर्ट साइड पर वैसे आप होने नहीं चाहिए शॉर्ट, लेकिन होंगे तो जरूर। 14,800 के ऊपर निकले शॉर्ट काट लीजिए, और 14,800 के ऊपर बंद हो तो पोजिशनली भी आपको शॉर्ट पोजीशन काट लेनी चाहिए। फिर भी आपको लगता है नहीं मैं और इंतजार करना चाहता हूं, तो जो ज्यादा रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स हैं और इंतजार करते हैं, उनके लिए आखिरी लेवल है शॉर्ट काटने के लिए वो 14,900 क्लोजिंग बेसिस पर। उसके ऊपर तो फिर भाई रुकिए ही मत 14,900, क्योंकि मैं बताऊं अभी जो 15,044 का हाई बनाकर वापस बाजार नीचे आया 14,400 तक, उस समय भी 14,900 के ऊपर की हमने क्लोजिंग नहीं देखी है। हमेशा क्लोजिंग में हम 14,900 के नीचे आ जाते थे, तो 14,900 के ऊपर क्लोज देने के बाद तो बाजार है ना 15,150, 15,200 की तरफ बढ़ने की तैयारी कर लेगा। तो 14,900 के ऊपर तो बड़ा ब्रेकआउट आएगा और ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल से पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो मुझे 14,900 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। फिर तो देखिए क्या तेजी होगी अगले हफ्ते, आप सोच भी नहीं सकते। तो 14,900 के ऊपर आप बंद करा दे दीप, तो मजा आ जाए। और बाकी बैंक निफ्टी में 33,000 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आप रख सकते हैं स्टॉप लॉस। जी दीप। बिल्कुल सर, पूरी कोशिश रहेगी कि 14,900 के ऊपर बाजार जाते हुए दिखें, बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए, जिस तरह से एफआईएस का बनते हुए दिख रहा है 2 दिनों का। पर बैंक निफ्टी पर आपने लेवल्स बता दिए सर, मौजूदा पोजीशंस के। नई पोजीशंस आज कैसे बनानी है, यहां पर क्या सलाह दे रहे हैं? निफ्टी खरीदिए 14,575 का स्टॉप लॉस है, 14,600 से थोड़ा सा नीचे। 775, 14,815, 14,860, 14,890 ये सारे टारगेट्स के लिए करनी है खरीदारी। छोटे और कम टारगेट दिए आज 4 ही। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 14,825 से सोचना शुरू करें शॉर्ट के बारे में। और ऊपर में जो आपको बेचना चाहिए, देखिए 14,850 आपको एसजेक्स दिख रहा है, 50 पॉइंट की प्रीमियम निकाल दे तो ये 14,800 के आसपास खुलने के संकेत दे रहा है। आप बंद हुए 14,725 के आसपास, तो प्रीमियम का एडजस्टमेंट भी समझ कर चलें। 14,825 से सोचना शुरू करें। सबसे बढ़िया रेंज आज बेचने के लिए कोई है तो 14,875, 14,900 है। तो जितना 14,900 के नजदीक आप बेचेंगे उतना बढ़िया, जरूर बेचिए। स्टॉप लॉस मैं दूर दे रहा हूं, जानबूझ के दे रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या दे रहा हूं। 15,050 वहां लगाइए ताकि आपका ट्रिगर नहीं होगा, पैसा बनेगा। 15,050 का स्टॉप लॉस रखिए, बेचिए 14,900 के जितना नजदीक बेच पाए। 14,775, 725, 675, 635 और ज्यादा हो गया तो 14,600। ये है टारगेट जिसके लिए करनी है आपको निफ्टी में बिक वाली। अब आइए नई पोजीशन बैंक निफ्टी में कैसे बनाएंगे। सिंपल है, 32,450 का स्टॉप लॉस, क्लियर कट, वेल डिफाइंड।
इंट्राडे भी, क्लोजिंग बेसिस पर भी लगाइए, खरीदिए। पहला छोटा टारगेट है जिसके आसपास हम खुलेंगे वो है 32,975 का। कल 32,950 का हाई बनाया, 2-3 दिन पहले 32,975 का बनाया था, 33,000 के आसपास का। तो 33,000 के आसपास हम खुलने चाहिए, कहीं 50 पॉइंट ऊपर नीचे 32,950, 33,050 इस रेंज में कहीं खुलेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। उसके बाद के जो टारगेट हैं उस पर फोकस करिए। 33,175, 33,300, 33,450, 33,625, 725, 775 ये फाइनल टारगेट है। जैसे 32,725, 32,775 बैंक निफ्टी पे मजबूत सपोर्ट है, जहां बेस बन गया और जहां से आप ऊपर जाने को तैयार हैं। 31,725, 31,775 बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। 33,725, 33,775 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। ये बहुत मजेदार डेटा निकल रहे हैं दीप, और ये डेटा मैंने पिछले 4 हफ्ते के देखे हैं। 4 हफ्तों में सबसे ज्यादा अगर कहीं क्लोजिंग पूरे 1-1 हजार की सीरीज में होती है बैंक निफ्टी की, तो 725, 775 की रेंज में, या ब्रॉडली ये मान लो 700 से 800 की रेंज, तो 31,700, 800, 32,700, 800 और 33,700, 800 ये तीनों ही 100 पॉइंट की रेंज, हर 1,000 पॉइंट की सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पर आने हैं। तो इसका मतलब क्या बनाना है? इसका मतलब ये कि नीचे वाले 1,000 पॉइंट बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, ऊपर वाला 1,000 पॉइंट जो बहुत सप्लाई जोन है बड़ा, और जहां पर हम इस वक्त हैं 31,800 से 32,800 से थोड़ा सा ऊपर बंद हुए हैं उस रेंज में, यहां से एक ब्रेकआउट बैंक निफ्टी देने को तैयार है। और मेरा ये समझना है आज फॉर ए चेंज दीप मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बाजार को और भागना है, तेजी दिखानी, तो अब यहां से लीडरशिप बैंक निफ्टी की आनी चाहिए। आज बैंक निफ्टी 33,000 के ऊपर निकलकर टिके और ट्रेड करना शुरू करे, वो लीडरशिप लेगा। और अगर निफ्टी 14,800 के ऊपर निकलकर टिके और ट्रेड करना शुरू करे, तो फिर निफ्टी की लीडरशिप आएगी। तो देखते हैं क्या पहले होता है। ज्यादा संभावना है कि बैंक निफ्टी 33,000 को पार करने की कोशिश करें, वहां से लीडरशिप बने। अगर तेजी होनी है तो वो बहुत जरूरी होगा। जी दीप। बिल्कुल सर, और इस हफ्ते 1-2 बार बैंक निफ्टी अटेम्प्ट भी कर चुका है, एक दिन तो अच्छी लीडरशिप भी दिखाई थी। देखते हैं क्या आज फिर से वैसा ही एक्शन आपको दिखेगा या नहीं। बैन लिस्ट बढ़ती हुई दिख रही है सर। उससे पहले सर एक बार बैंक निफ्टी पर सेल जोन भी जरा बता दे। बाय जोन तो आपने बता दिया। मतलब मैं पता नहीं, मैं मतलब भूल गया देना या मन नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बैंक निफ्टी का शॉर्ट कॉल देना रह गया। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मन नहीं है, शॉर्ट तो ऊपर में करना चाहिए शॉर्ट करने के लिए, लेकिन डीप जो शॉर्ट करने की रेंज आ रही है ना, थोड़ी दूर की आ रही है, मतलब थोड़ी नहीं ज्यादा दूर की आ रही है। 33,450, 33,725 ये रेंज है, बहुत दूर आता है। 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, आई डोंट नो उतना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अब एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 33,175, 33,300 की रेंज में भी सोच सकते हैं शॉर्ट करने का, लेकिन मैं कहूंगा इंतजार करो, कौन सी हड़बड़ी जल्दीबाजी है। हो पाया तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या, तो कोई दिक्कत नहीं। 33,450, 33,725 इस रेंज में शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 33,850 का। टारगेट जो आपके बनेंगे 33,300, 33,200, 33,025, 32,850 ये है, और ज्यादा मान लो तो 32,725 वगैरह के आसपास के। तो बस इन टारगेट्स के लिए आपको करनी है बिकवाली बैंक निफ्टी में। तो ये बैंक निफ्टी का आपका बिकवाली का भी हो गया। अब बैन लिस्ट आपने बताई दी, भेल आ गया, वेरी नाइस, चलो ठीक है। इतना बढ़ने के बाद भेल का भी काम हुआ, अब थोड़ा आराम। वायदा एफएनओ के डेटा, सॉरी एफआईएस के डेटा हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एफएनओ के डेटा में आपको थोड़ा बता दूं, 14,700 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा गैप से खुलने के बाद, क्योंकि 17 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट इस सीरीज में, जो वीकली सीरीज है, पुट और कॉल दोनों में बराबर का, और ओपन इंटरेस्ट भी कल है ना बराबर बना है। पुट में 15 लाख शेयर, कॉल्स में 13 लाख शेयर, यानी कि लगभग बराबरी का मामला। तो अब गैप से खुलने के बाद 14,700 ही आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो जाएगा, पहली बात। और दीप एक मजे की बात और बताता हूं, 14,800, 14,900 यहां पर कोई कॉल राइटिंग ही नहीं है, सीधी कॉल राइटिंग आपके लिए आती है, वो 15,000 पर आती है। तो एक है ना, मैदान खुल रहा है ऊपर जाने के लिए ये। और ऑनेस्टली बोल रहा हूं, अगर आज गुरुवार होता, आज शुक्रवार नहीं होता, तो आप बहुत तगड़ा और बड़ा एक्शन देखते हैं। शुक्रवार को थोड़ा मन में डर रहता है वीकेंड पे कोरोना को लेके, बाकी मतलब वो डर मंडे को कम हो जाता है, ट्यूसडे को कम हो जाता है, लेकिन फ्राइडे तो डर रहता ही रहता, सबको रहता है कि यार कौन 2 दिन का देखे, सोचे पता नहीं क्या होगा। क्योंकि इस वक्त है ना, किसी को अच्छी खबर की तो उम्मीद नहीं, जैसे आशु सर उस दिन आए बोल रहे थे ना कि क्या है, तो
मैं वही बोलता हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है SGX 100 पॉइंट ऊपर हो जाए या डाउ भाग जाए, लेकिन हम वो नहीं सोचते। खराब खबर का डर ज्यादा रहता है वीकेंड सेशन पे कि कोई सोमवार सुबह सुबह कुछ ऐसा ना सुनने को मिले, तो इसलिए थोड़ा वीकेंड सेशन अगर आज नहीं होता तो बताऊं डेटा ऐसा बता रहा है कि 14,700 के ऊपर ढंग की कॉल राइटिंग है ही नहीं, सीधा 15,000 तक की है, वो एक बढ़िया चीज है। वो उसको पॉजिटिव मान लो कि शॉर्ट नहीं, दूसरी तरफ ये कि शॉर्ट्स नहीं तो शॉर्ट कवरिंग भी कम होती है, फिर फ्रेश खरीदारी आपको चाहिए। तो देखते क्या होता है, मजेदार है डेटा। बैंक निफ्टी बहुत छोटे डेटा हैं, 3-4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट से कोई खास बात नहीं, इसीलिए मैं लेवल रेंज आपको बता चुका हूं और इसीलिए आज हो सकता है हम 33,000 के ऊपर भी खुले। अगर कल गुरुवार नहीं होता तो कल ही हम 33,000 पार कर जाते हैं, लेकिन कल गुरुवार था, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 33,000 के कॉल्स पर था, इसलिए हम पार नहीं कर पाए। देखो आज गुरुवार होता तो निफ्टी पे हम बहुत भाग जाते हैं, कल गुरुवार था तो बैंक निफ्टी पर हम 33,000 पार नहीं गए। डे के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, डेटा के लिहाज से बहुत फर्क पड़ता है हर रोज का, वो हम कोशिश करते हैं आपको बताने की। तो ये आप मेरी तरफ से सारा डेटा एनालिसिस ओवर एंड आउट। बिल्कुल सर, और बहुत ही सटीक विश्लेषण आज आप रोज हमें डेटा का देते हैं। क्लियर लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग एक्शन होना चाहिए। देखते हैं बैंक निफ्टी क्या आज लीडरशिप दिखाता है या नहीं। आइए कुछ स्टॉक्स के बारे में भी आपको बता दें और फिर थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से भी चर्चा करेंगे पोस्ट मार्केट अर्निंग्स के बारे में। मानसी, कुशल, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजे कैश स्पेस में पायनियर डिस्टिलरीज, कंसाइन एरोलेक, ट्राइनबेल, नॉर्टन, गोदरेज एग्रोवेट जैसी कंपनियों के आते हुए दिखेंगे। गति और इंटरग्लोब एविएशन दोनों ही कंपनीज पर नजर रखनी होगी। दोनों कंपनीज बोर्ड मीट्स करने जा रही है। पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक गति की, वहीं QIP के जरिए पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक इंटरग्लोब एविएशन की होती हुई दिखेगी। KDDL बायबैक आज कंपनी का बंद होता हुआ दिखेगा। 25 करोड़ बायबैक की साइज रही, वहीं 230 रुपए प्रति शेयर बायबैक की प्राइस रही। कैम्स आज से NSE पर ट्रेड शुरू होना, आज से शुरुआत होगी। NSE पर परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी में ट्रेड की मंजूरी मिली थी और आज से अब NSE पर ये ट्रेड होता हुआ दिखेगा। वैभव ग्लोबल स्टॉक स्प्लिट की आज एक्स डेट है, तो इसके चलते फोकस में रहेगा। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी होगी। बिल्कुल, तो कुछ अहम ट्रिगर्स आपके लिए जहां पर रखनी है नजर। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अदानी पावर, यहाँ पर कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आती हुई नज़र आई है और अब देखिए पिछले साल जो है करीब 1313 करोड़ का घाटा था, उसके मुकाबले 13 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। यही नहीं, कंपनी की टॉप लाइन भी देखें तो वहाँ पर भी प्रदर्शन जो है बेटर साइड पर देखने को मिला है। 6172 करोड़ से बढ़कर करीब 6400 करोड़ की आय कंपनी ने दर्ज की है और साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वो 204 करोड़ से बढ़कर 1614 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है और इसकी वजह से ही कंपनी की जो मार्जिन्स है वहां पर भी दमदार उछाल 20-22% का हमें आता हुआ नजर आया है। हालांकि कंपनी की जो अन्य आय है वहां पर करीब 240% की बढ़त रही है और 528 करोड़ की अदर इनकम भी कंपनी ने घोषित की है। अदानी ट्रांसमिशन नंबर्स मिले जुले देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कंपनी की का जो मुनाफा है वो तो करीब 150% बढ़ा है, 94 करोड़ से बढ़कर 240 करोड़ करीबन। पर यहाँ पर एक रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट बैलेंसेज हैं तो उससे जो इनकी आय बढ़ती हुई दिखी करीब 200 करोड़ से, उससे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। पर और साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स है वो करीब 35% से घटकर ऑलमोस्ट 30% पर आती हुई नजर आई। तो ऑपरेशनली जो है प्रदर्शन जो है खराब साइड पर देखने को मिला है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, यहाँ पर नंबर्स जो है बेहतर साइड पर लग रहे हैं। ब्याज से आय जो है करीब 59% बढ़कर 464 करोड़, मुनाफा 94% बढ़कर 183 करोड़ पर आया है और कंपनी की GNPA जो है 4.4% पर है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ ने भी अपना नंबर्स जारी किए थे पर नंबर्स जो है यहाँ पर कमज़ोर साइड पर हमें देखने को मिले हैं। मुनाफे में 66% की गिरावट के साथ 16 करोड़ पर आया है और कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो भी ऑलमोस्ट 26% से घटकर 14% पर आ गया है। तो दोनों फ्रंट पर खराब प्रदर्शन रहा है PNG हेल्थ का। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ कैश मार्केट के स्टॉक्स जहां पर नतीजों पर रिएक्शन आते हुए दिखेगा। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास क्या खबरें और फंड एक्शन है।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले एसबीआई लाइफ ये स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि एक बड़ा ब्लॉक डील इसमें होने की संभावना है, जहां पे कार्याल ग्रुप की जो कंपनी है सीए एमरल्ड इन्वेस्टमेंट, वो एसबीआई लाइफ में करीब 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी। मौजूदा हिस्सेदारी उनकी 6% की है। वहां पे करीब 3.5 करोड़ शेयर्स जो है वो बेचेगी। करीब 3300 करोड़ में ये सौदा होने की पूरी संभावना है। जो फ्लोर प्राइस है वो 2.5% के डिस्काउंट पर तय किया गया है 945 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर, तो इस पर आपको नजर रखनी है। इसके अलावा आरबी इंफ्रा, जहां पे एलआईसी ने कंपनी में जो अपनी हिस्सेदारी है वो बढ़ा दी है। हमने देखा करीब 71 लाख शेयर्स खरीदे थे और इसके चलते 5% से हिस्सेदारी बढ़कर करीब 7.06% पर होती हुई दिखी है। जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं उन पर आपको ध्यान रखना होगा। बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, साथ ही द्वारिकेश शुगर, इन सब पर नजर रखें। चीनी के दामों में और ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना पूरी बनती हुई दिख रही है। थाईलैंड, ब्राजील में सूखा पड़ने के चलते जो दाम है वो ज्यादा बढ़ते हुए दिख सकते हैं। इस हफ्ते ग्लोबल चीनी के दामों में 5% का उछाल ऑलरेडी आ चुका है और शुगर स्टॉक्स ऑलरेडी फोकस में है, तो और ज़्यादा जो प्राइसेस है वो बढ़ सकते हैं, तो शुगर स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा ऑरिप्रो सॉल्यूशंस, इस पर भी नज़र रखें। एक छोटी मार्केट कैप की कंपनी है जहां पे ग्लोबल स्तर पर कंपनी ने अपना जो साइबर सिक्योरिटी सेगमेंट का कारोबार है उसको बेच दिया है। इसके चलते कंपनी को करीब 71 करोड़ की रकम मिलती हुई दिखेगी, जिसमें से 45 करोड़ की जो रकम है वो उनको अपफ्रंट मिलती हुई दिखेगी। तो इसके चलते आज ये स्टॉक पर भी नज़र रखनी होगी। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और खबरों वाले शेयर्स जहां पर रखनी है नजर। आइए एक बार देख लेते हैं आज ब्रोकरेज की नजर कहां पर है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, वो बताएं आज की रिपोर्ट्स का क्या क्या है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, टाटा स्टील नतीजों के बाद दूसरे दिन जो है अब टारगेट प्राइस हाइक की है ब्रोकरेज हाउस ने। सबसे पहले देखिए मॉर्गन स्टैनली सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और इन्होंने जो लक्ष्य है वो 1000 रुपए से बढ़ाकर 1630 कर दिया है। 1100 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। जेफरीज देखिए खरीदारी की राय दे रहे हैं, इन्होंने भी लक्ष्य में बढ़ोतरी की है 1150 से बढ़ाकर 1500। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 1250 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1425 कर दिया है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं और इन्होंने भी लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। हालांकि ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो सबसे कम लक्ष्य जो है सिटी दे रहे हैं, 1200 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1375 कर दिया। हालांकि खरीदारी की राय जो है वो बरकरार रखी गई है। और ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री तो मैंने आपको कल बताई दी थी कि आगे का आउटलुक भी काफी बढ़िया लग रहा है, तिमाही के नतीजे भी शानदार देखने को मिले, जिसके चलते देखिए सबके सब इस स्टॉक पर बुलिश हैं। टाटा कंज्यूमर नतीजे जो है ब्रोकरेज हाउस के अनुमान से जो मार्जिन फ्रंट पर है वो अनुमान से कम देखने को मिले। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 635 के लक्ष्य के लिए। नोमरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 750 रुपए के लक्ष्य के लिए, 650 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 494 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर भी नतीजों का इंपैक्ट आज देखने को मिलेगा। जेफरीज जो है होल्ड की राय दे रहे हैं 3500 रुपए पर इन्होंने लक्ष्य को बरकरार रखा है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और काफी ज्यादा बेरिश नजर आ रहे हैं स्टॉक के ऊपर। अगर आप देखें तो केवल 2424 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। एक और स्टॉक एक्शन में रहेगा सोलारा एक्टिव फार्मा। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है मैक्वायरी की, नजर रखिएगा क्योंकि आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1580 के आसपास की कल की क्लोजिंग है, लेकिन लक्ष्य में काफी बढ़िया बढ़ोतरी की इन्होंने। 1996 से लक्ष्य को बढ़ाकर 2112 का कर दिया, तो सोलारा एक्टिव फार्मा पर नजर रहेगी। ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन रहेगा रिजल्ट्स के दम पर भी। हमारे साथ तैयार है वरिंदर बंसल। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। आज नतीजों पर तो मैं आपसे बातचीत करूंगा ही, लेकिन आपने वो श्री रेणुका के पुराने प्रमोटर श्री नरेंद्र मुरकुंबी साहब के साथ जो मुलाकात की और शुगर सेक्टर पर आपने जो चर्चा की, मैं उसके लिए भी थोड़ा सा समय रखना चाहता हूं, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो मैं जल्दी से एक बार पहले नतीजों पर फटाफट से आपसे राय ले लूँ, बाद में आपकी जो मुलाकात और जो शुगर पर आपने बात की उस पर भी आपसे पूछूंगा। पहले दिग्गजों के नतीजे बताएं, टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प वगैरह, ये जो टाटा कंज्यूमर्स है, ये कैसे दिख रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग सर। टाटा स्टील का रिजल्ट आ चुका था, बट कॉन कॉल अपडेट है। आपको याद होगा सर कि उनका जो एबिटा आया था, एबिटा पर टन आया था कुछ 27-28 हज़ार आया था डोमेस्टिक में। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है सर कि उनका जो मार्जिन है Q1 में कम से कम 4000 पर टन और इम्प्रूव होगा। मेरे हिसाब से अभी भी कंजर्वेटिव है, बट इससे हुआ क्या है सर कि दो चीजें, अगर आप ये नंबर ऐड कर देते हो और Q2 भी स्ट्रॉन्ग आएगा बिकॉज प्राइस हाइक होने वाला है, तो उनका एबिटा बढ़ जाता है। एबिटा कितना बढ़ जाता है?
CLSA ने सर, आज मैं देख रहा था, उन्होंने इस साल का जो एबिटा है उसको 50,000 करोड़ कर दिया है, कंपेयर टू 45,000 करोड़ था जो कॉनकॉल से पहले था। दे एग्रेसिव ऑन द स्ट्रीट, बट अगर 50,000 करोड़ एबिटा आ जाता है सर, तो आप 6 टाइम ईवी एबिटा भी देते हैं, जिसका मतलब है 3 लाख करोड़। और आज की डेट में भी जो ईवी चल रहा है टाटा स्टील का, आई थिंक 2 लाख करोड़ के आसपास चल रहा है। सो विच मीन्स दैट देयर इज सर्टेनली मोर रूम फॉर दीज कंपनीज टू कैच अप। तो कॉनकॉल बहुत अच्छा था, ब्रोकर्स नंबर्स पे बहुत बुलिश हो रहे हैं। सो अगर 50,000 करोड़ एबिटा आता कि नहीं आता, आई थिंक दिस इज वन इंपॉर्टेंट नंबर टू वॉच आउट फॉर। कॉग्निजेंट के नंबर्स आए सर, ऑनेस्टली बहुत कंफ्यूजिंग नंबर्स थे। रेवेन्यू हायर था जो एक्सपेक्टेड था, जो एक्सपेक्टेशन था, मार्जिन्स इन लाइन थी। उन्होंने गाइडेंस कट की है मार्जिन्स पे, बट उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस इंक्रीज की है। सो पूरे मिक्स नंबर्स थे। आई पर्सनली थिंक कि दे आर नॉट नंबर्स जहां पे आपको पूरा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखना चाहिए जो रिफ्लेक्ट होगा आईटी पे। बट बिकॉज आई सेड रेवेन्यू हायर थे, मार्जिन्स इन लाइन थे, जो गाइडेंस मार्जिन्स पे कट की है, दैट इज समथिंग जो मार्केट देखेगी। अदरवाइज कोई ऐसा तोड़फोड़ नंबर नहीं आया था कॉग्निजेंट का। हीरो मोटर्स के नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए थे सर, स्टॉक ऑलरेडी 5% ऊपर था, विच आई वांट टू मेंशन दैट। बट अदरवाइज इसमें एक ही नंबर अगर आप देखेंगे सर, कि इसके ग्रॉस मार्जिन्स इस बार जो क्वार्टर अराउंड 10 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुए। उसके साथ साथ आपको याद होगा टीवीएस के आई थिंक 70 से 80 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुए थे ग्रॉस मार्जिन्स। बजाज ऑटो के कम हुए थे, आई थिंक 90 बेसिस पॉइंट। तो हीरो मोटर्स ने अच्छा किया है इन दैट पेयर ग्रुप। अदरवाइज 1200 करोड़ के आसपास का एबिटा आया, एक्सपेक्टेड था कि 1080, 1090 या 1100 के आसपास आएगा। तो 100-125 करोड़ का बीट इन टर्म्स ऑफ एबिटा है। सस्ता स्टॉक है सर, हमेशा से सस्ता रहा है। टीवीएस तो कहाँ पहुंचा हुआ है, ये 16-17 टाइम नेक्स्ट ईयर FY22 अर्निंग्स पे ट्रेड करता है, तो महंगा स्टॉक नहीं है। टाटा कंज्यूमर डिसअपॉइंटेड क्लियरली। आपको याद होगा कि हमने ब्रिटानिया के बारे में बात किया था, या कंजम्पशन के बारे में बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि उनके नंबर्स उस तरीके से नहीं आ रहे हैं, बिकॉज जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है रॉ मटेरियल का, उन सब कंपनीज पे पड़ रहा है। तो अगर आप टाटा कंज्यूमर का देखिए सर, तो ग्रॉस मार्जिन 623 बेसिस पॉइंट कम हुए हैं YoY, और अराउंड 143 बेसिस पॉइंट कम हुए क्वार्टर। सर दो चीजें जरूरी है इसमें, एड स्पेंड्स बढ़े हैं 19% YoY, और नंबर्स अगर आप प्रॉफिट में एबिटा देखेंगे तो एबिटा कम हुआ। एबिटा 300 करोड़ आया है, कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन था जो स्ट्रीट में 350 करोड़। तो अराउंड 15-20% का मिस है एबिटा पे। और पैट में एक एक्सेप्शनल आइटम है, एक्सेप्शनल लॉस है, इसलिए आपको वो नंबर्स बहुत ज्यादा कम दिख रहे हैं। बट अदरवाइज नॉट एट ऑल अ ग्रेट सेट ऑफ नंबर। जो नतीजे अच्छे आए और वैल्यूशंस भी आकर्षक हैं, उस लिस्ट में कौन है स्टॉक्स? So clearly, one company which has to be watched today is Praj Industries. We are biased. We have been recommending this company to our clients. That is a disclaimer. But Praj Industries के तोड़-फोड़ नंबर आए हैं सर मेरे हिसाब से। आप YoY देखिए या क्वार्टर देखिए, कोई भी नंबर देखिए, उनके बहुत अच्छे आए हैं। 570 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया है, which is up 92% YoY, और क्वार्टर it is up 63%। फिलिप्स कैपिटल कवर करता है सर इस कंपनी को। उनका एस्टीमेट था कि 360 करोड़ का सेल्स आएगा। सो इवन आपको अगर एस्टीमेट के साथ देखना है 360 करोड़, उसके सामने 570 करोड़ का सेल्स आया। सो यू कैन सी हाउ मच बीट, आई थिंक ओवर 50% बीट ऑन सेल्स आया है। एबिटा मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट, इसमें एक चीज बहुत जरूरी देखनी होती है सर, जो कि कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक होती है। इस बार ऑर्डर इनटेक इस क्वार्टर में 650 करोड़ था, वर्सेस 222 करोड़ जो क्वार्टर था, और 600 करोड़ जो YoY था। सो ऑर्डर इनटेक भी बढ़े जा रहा है। और सर जब हम शुगर की बात करते हैं, दिस इज वन कंपनी क्लियरली जो आपको मालूम है कि हमें विच विल गेट वेरी वेरी बिग बेनिफिट आउट ऑफ दिस इंटायर एथेनॉल इन्वेस्टमेंट व्हिच इज हैपनिंग टू इंडिया। सो एक नंबर जो क्लियरली अलग है, आज इनका कॉन कॉल है 12 बजे, तो उसके बाद ज्यादा अपडेट होगा। ओके 12 बजे कौन कॉल है, तो आप 12 बजे तक का इंतजार ना करें। एक बार 10:35 पर ही वरिंदर हमारे साथ जुड़ जाएं। शिशिर जोशीपुरा साहब, CEO और MD जो प्राज इंडस्ट्रीज के, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और न्यूज पर यूज सेगमेंट में हम उनसे नतीजे पर और आगे के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन इस बातचीत से याद आया, जो बातचीत आपने कल की है, उसकी कुछ खास बातें मैं जानना चाहता हूं शुगर सेक्टर को लेकर, क्योंकि शुगर की बात निकली, प्राज इंडस्ट्री की बात निकली। नरेंद्र मुरकुंडी साहब जो कि श्री रेणुका शुगर के प्रोमोटर हैं, उनके साथ क्या क्या खास निकल कर आया है? 3-4 जो बड़ी बात आपको शुगर सेक्टर, वैसे तो आपकी गहरी पकड़ है ही है, उनसे बात करके क्या लगा? सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लगा कि ये अगर आप सिक्लिकल ही देख रहे हो इसको, तो उसको देखना गलत है। ये अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, जो कि लास्ट 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में नहीं हुए हैं। ये जो बीज है गवर्नमेंट ने बूझे थे,
इस सेक्टर के लिए लास्ट 4-5 साल से, तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। शुगर क्योंकि आप मान सकते हो कि अभी भी कमोडिटी है, चलो ठीक है शुगर, बट उनमें एक एमएसपी लगने के कारण उनका डाउन साइड स्टॉप लॉस लग गया है, स्टॉप लॉस लग गया है 31 रुपए से नीचे उनको बेचना नहीं है, तो शुगर कंपनीज कभी लॉस नहीं करेंगी। ऊपर कितना जाएंगे ये देखना है। अभी ऊपर जाने का मतलब तभी होता है सर जब सप्लाई सिस्टम में कम होती रहती है। सप्लाई कम क्यों हो रही है सर? बिकॉज एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज एक्सपोर्ट के जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं। आज आप बात कर रहे थे सुबह, मैं सुना आपको कि अगर ब्राजील और थाईलैंड में इन्वेंट्री कम हो, प्रोडक्शन कम हो जाता है तो आपको दिखेगा कि ये जो प्राइसेस है यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं। नरेंद्र सर का मानना था सर कि उनके हिसाब से अगर जितना मात्रा में आप सब बात कर रहे हैं कि इतना प्रोडक्शन कम हो जाएगा थाईलैंड और ब्राजील में, तो यहां से भी शुगर प्राइसेस ग्लोबली कैन मूव अप बाय 30 to 50%। तो यहाँ से भी शुगर का भाव बढ़ता है, बिकॉज हम जब शुगर कंज्यूम करते हैं सर डिमांड इंपैक्ट नहीं होती है शुगर उस पे। तो अगर शुगर प्राइसेस यहाँ से 30 से 50% बढ़ जाते हैं तो इन कंपनीज को फायदा ही फायदा होने वाला है, बिकॉज जितना भी सरप्लस था यहाँ तो एक्सपोर्ट में जा रहा है या फिर वो जा रहा है एथेनॉल में। एथेनॉल में जो आज के टाइम में 2-2 मिलियन टन जा रहा है, ये 5 मिलियन टन होगा। सो एक्सपोर्ट का जो लेग है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। और एथेनॉल में तो सर ऐसा है काम हो रहा है कि आप जितना बनाओ उतना गवर्नमेंट लेके जा रहा है और 1 महीने में पैसा आपको कंपनीज को दे रहा है, तो उनका वर्किंग कैपिटल बहुत स्ट्रांग हो चुका है। सो उनका मानना क्लियरली था सर कि ये सिक्लिकल नेचर नहीं है, ये स्ट्रक्चरल एनवायरमेंट है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी क्रूड का भाव हो जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ही साउंडेड वेरी बुलिश कि इट इज टाइम विच हैज कम। जो उन्होंने 20-25 साल इन्वेस्टमेंट किया था कंपनीज ने, राइट नाउ दीज आर कंपनीज विच शुड बी लुक्ड। मार्केट के ऊपर है कि मार्केट इनको पीई कितना देता है। अभी मैं मोटा हिसाब वैसे बोल रहा हूँ सर, अगर बलरामपुर चीनी सोचो 650-700 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाता है, अभी आप मार्केट उसको 10 का पी देगा कि 15 का पी देगा कि 8 का पी देगा, वो मार्केट के ऊपर है। तो अभी जो वैल्यूएशन री रेटिंग होगा उस कंपनीज का, वो उसके ऊपर होगा जिस तरीके से इन कंपनीज को इन्वेस्टर्स देखते हैं। आज के टाइम में सर आई कैन टेल यू देयर आर सो मेनी कंपनीज जो शुगर में है जो आज भी 2 टाइम 3 टाइम पी पे चल रही है। सो फॉरगेट अबाउट 10 का पी, 2 या 3 पी पे भी बहुत कंपनीज चल रही है। ठीक बात है। तो शुगर में जबरदस्त तेजी का माहौल और 3 खास बातें, ब्राजील और थाईलैंड दोनों जगह शुगर का प्रोडक्शन तेजी से घटेगा। इथेनॉल यहां पर बड़ी स्टोरी है आगे चलते हुए। और तीसरी बात यह है कि जो दाम है शुगर के यहां से भी 30 से 50% बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में इस तरह की तेजी शुगर सेक्टर में पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिली। वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इस पूरी राय देने के लिए। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है पिक ऑफ द डे का और हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं। वक्त है पिक ऑफ द डे का। आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बंसल जी, आज शुरुआत कीजिए आप, बताएं सर, नोटा तो नहीं है ना? नहीं, गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, नोटा नहीं है। अभी 2 दिन पहले नोटा का उपयोग करा था तो आपने एक कॉल ले लिया था, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होकर चल रहा हूँ। इस समय नोटा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। कॉल भी है। उससे पहले अनिल जी अपडेट है, टाटा स्टील को निचले स्तरों पर मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड किया था 840 के अराउंड 1500 के टारगेट दिए थे। अब दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेजेस भी बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं। और अनिल जी, हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा है, हमने एक बार भी नहीं बोला कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें। और आज अनिल जी नया पिक नहीं है, पिक वही है जो कल दिया था 14,750, 14,750 का 12 मई का निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 135 से 140 के अराउंड खरीदना है। 99 रुपीज का स्टॉप लॉस है। 200 रुपए से लेकर 220 के टारगेट के लिए ये निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन है, ये है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने की राय, ये है पिक ऑफ द डे बंसल जी की तरफ से। वागले साहब, गुड मॉर्निंग, आपका इरादा क्या है? अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मेरा इरादा बिल्कुल कॉल देने का है और ये जो कॉल मैं दूंगा इसका क्रेडिट आपको और दीपांशु को जाता है। आप पूछिए क्यों? अनिल जी, आपने 3:15 बजे कल एक स्टेटमेंट किया था, अगर आपको याद होगा, या तो फिर मैं आपको याद दिलाऊं, क्योंकि मुझे अच्छा माइंड में बैठ गया कि आपने बोला कैश स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। और मैं काफी दिनों से इस पे फोकस नहीं करता, इनफैक्ट मैं फोकस ही नहीं करता। लेकिन इतना इजी नहीं होता है कैश स्टॉक्स में फोकस करना, पैटर्न ढूंढना पड़ता है, फंडामेंटल्स का ज्ञान होना जरूरी है। लकीली हमारे पास वो सब है।
और आपने जब बोला मेरे रडार पर एक स्टॉक दीपांशु ने लाया, स्टॉक है मिंडा कॉर्प। इतना अच्छा पैटर्न है, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ये है, और हमारे चैनल पे पहले ये कवर हो चुका है, तो फंडामेंटल्स चेक करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। 108 का कल बंद है, जो दीपांशु ने जो टाइम पे पूछा, आई थिंक जय ठक्कर को पूछा था और उसने इमीडिएटली बोला था लेना चाहिए। मैंने वो स्टॉक देखा और पैटर्न इतना अच्छा है, रिस्क टू रिवॉर्ड मिलना बहुत जरूरी है। 108 का क्लोज है, 104 का स्टॉप लॉस, मतलब सिर्फ 4 रुपए का रिस्क है, और मेरा टारगेट 120-122 का होगा। तो 1:3, 1:3.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो ऐसे पैटर्न बहुत कम मिलते हैं। तो मेरा ये स्टॉक आज और कल में भी 1 से 2 दिन का व्यू से लेना होगा। ओके, मिंडा कॉप। अरे वागले साहब, एक चीज तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, मुश्किल काम है। आपको मैं याद दिला दूं, एक जमाना था आपने गुजरात गैस रिकमेंड किया था, उस समय तो ये एफएनओ में भी नहीं होता, तो मुश्किल से 200 रुपए के आसपास होता था। तब आपने 350, 400, 450 रुपए के टारगेट दे के इसको लेके भूल जाइए डिलीवरी के लिए। याद आया आपको? अनिल जी बिल्कुल याद आया, 5-6 गुना बढ़ गया है वो। और मैं अभी एक कोशिश करूंगा कि अनिल जी एवरीडे दोपहर को 3:15 बजे फोकस करे, जो आपने कहा था। तो जो मैं आज दिया वो कल से मैं ड्यूरिंग द डे दूं, तो अगर गैप अप होता है तो बहुत बार लोगों को मिलता नहीं है, तो वो कोशिश करूंगा आज से अनिल जी। ओह वाह, क्या बात है। ये मतलब 9 से 3:30 तक तो आपकी जो एकदम ये बैटिंग चलती रहती है, फर्स्ट क्लास वनडे मैच वाली, वो चलने दें, और उसके बाद 3:30 के बाद सारे चार्ट्स वो है ना टेस्ट मैच वाले, वो ढूंढना शुरू कर दें। और अगर दिन में भी कर ले तो कहना ही क्या, फिर तो कोई मतलब मजा ही अलग है। लेकिन हमारे साथ में एक ऑलराउंडर भी हैं, वो है सिमी जी, जो दोनों तरह के चार्ट्स बड़ी तेजी से तगड़े तरीके से पकड़ती है। सिमी जी बताइए आज की आपकी पिक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा आज का पिक करीब 5 है, और इसमें कोई कुछ भी रिपीट नहीं करूंगी। मतलब कल मैं क्लोजिंग वाली शो में जो कॉल देके गई थी वही कॉल मैं यहाँ पे रिपीट करने जा रही हूँ। एक तो सिंजिन मैंने दिया था, सिंजिन का टारगेट्स मैंने जो दिया था वो कल चल गया था, पर 610 से 620 का मैंने टारगेट दिया था, वो टारगेट आज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो आना चाहिए। मेरा दूसरा कॉल हिंडाल्को, जो कल ब्रेकआउट देने के बावजूद भी चला नहीं था, वागले जी मेरा साथ में था, साथ दिया था, पर ये चला नहीं था, वो आज चलेगा ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। मेरा ये दूसरा कॉल था क्लोजिंग वाली शो में। तीसरा कॉल जो आपने मेरा साथ दिया था, या मैं आपका साथ दिया था, वो है बीएससी, जो कल ही चल गया था, पर उसमें मेरा जो टारगेट था वो टारगेट आया नहीं था, इसलिए टारगेट के लिए 690 से 700 का मिनिमम टारगेट मैंने दिया था, उसके बाद 750। इस टारगेट के लिए आज भी मैं चेस करूंगी। मेरा फोर्थ कॉल था कल टाटा मोटर्स, जो कल चला था, और पहला टारगेट काली के काल हासिल हो गया था 302 का। मेरा दूसरा और तीसरा टारगेट था 305, 310। ये 2 टारगेट्स के लिए आज चेस करूंगी आज। और मेरा फिफ्थ कॉल था कल रेल गेयर, जिसमें मैंने टारगेट, ये रेली गेयर कल मैंने 97 में दिया था और 105 का हाई बनाया था। मैंने 110 से 115 का टारगेट दिया था, उस टारगेट के लिए मैं आज चेस करूंगी। तो मैंने कोई नया स्टडी नहीं किया। कल आखिरी जो मतलब क्लोजिंग वाली जो शो था उसमें मैंने 5 कॉल दिया था, और उस 5 कॉल को आज ट्रैक करूंगी। मुझे लगता है कि पांचों का 5 ही आज एकदम बहुत परफॉर्म करेगा। बिल्कुल, तो एक नहीं 5 कॉल से आपके लिए सिमी जी की तरफ से। सचिन जी भी हमारे साथ है। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक में। जिस तरीके से यहाँ पर डेली स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक क्लियर कट इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन स्टेजेस में, जिसकी नेकलाइन 1820 के आसपास है। सो फिलहाल जिस तरीके से कल के सत्र में या 2 दिन से लगातार जो मोमेंटम मिला है काउंटर में, मुझे लग रहा है यहाँ पर 1770 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये लॉन्ग पोजीशन आज बनानी है। एंड उम्मीद यही रखनी है कि जिस तरीके से ये नेकलाइन है 1820 के आसपास, वो ब्रेक हो जाए एंड 1830 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन होगी आज के सत्र के लिए। तो खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक में 1770 के स्टॉप लॉस के साथ 1830 के टारगेट के लिए। शुभम जी बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी।
तो आज मेरा जो पिक है वो आईसीआईसीआई बैंक पे खरीदारी के राय है। इवन दो मोस्ट ऑफ द बैंकिंग शेयर्स में अगर हम देखें तो जो 2-3 दिन से रैली हमें देखने को मिल रहा है वो शॉर्ट कवरिंग के चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस तरह से बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेशन है कि एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, तो उसमें लार्ज कैप बैंक्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक में कल एक प्राइस ब्रेकआउट के वर्ज पे क्लोज हुआ था और वहाँ पे आज मुझे लगता है एक लॉन्ग ट्रेड हमें इनिशिएट करना चाहिए। 620 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है, जो 13 रुपये 80 पैसे पे क्लोज हुआ था। यहाँ पे लक्ष्य होगा 20 रुपये का, स्टॉप लॉस मेंटेन करे 10 रुपये पे। तो आईसीआईसीआई बैंक पे आज खरीदारी की राय। ओके, जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। यस, पिक्स ऑफ द डे है अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आईजीएल है। मुझे ऐसा लगता है गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जीएमसीज में कुछ ना कुछ होना चाहिए और ऐसा लगता है बहुत बढ़िया लेवल्स पे भी है। तो आईजीएल एक आपका भी फेवरेट और हमारे काफी पैनलिस्ट लोग का फेवरेट हुआ इंश्योरेंस सेक्टर, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर। वहां से मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई जीआई, मतलब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, वहां पे ध्यान दें। आज रिजल्ट्स है कांजाई नेरोलैक, अब इसका प्रोनाउंसिएशन के लिए तो वापस से मीटिंग बिठानी पड़ेगी कमिटी। और टीसीआई एक्सप्रेस जो कि मैंने पहले भी दिया हुआ है, जैन साहब के जेम्स में दिया हुआ, ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, बट लॉजिस्टिक स्पेस में मुझे लगता है कि कुछ अच्छा होना चाहिए आने वाले दिनों में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेंसार टेक्नोलॉजीज, जो कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिया था, क्वार्टरली रिजल्ट्स ठीक थे, उसके बाद बहुत परफॉर्म नहीं किया, पहले बहुत ऊपर जाके फिर अच्छा करेक्ट हुआ है। अब मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज आर वेरी गुड एट दिस लेवल्स। जिस तरीके से कल आईटी स्टॉक्स, मिड कैप आईटी स्टॉक्स, कोफोर्ड्स की वजह से जो पूरा आईटी फ्लेवर बन गया था कल, तो मुझे लगता है कि आईटी, फार्मा, एफएमसीजी जो डिफेंसिव सेक्टर जो है, और प्लस कैश मार्केट का तड़का लगा दे, जो कि आप कह रहे हैं कि कैश मार्केट में तो जबरदस्त माहौल बनेगा, अभी भी बाकी है। और अभी भी जिस तरीके से स्मॉल कैप इंडेक्स है, तो मुझे लगता है कि माहौल वहां पे बाकी है। सो कैश स्टॉक्स जी, ओके, तो ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से फिक्स।